हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यूके एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें कि आपको बहुत ही कम टाइम में आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा और इससे आपको कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाएंगे और ज़्यादा मार्क्स को गेन कर पाएंगे। तो आज के इस क्लास में हम बायोलॉजी का चैप्टर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन आपके साथ में डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी आपको जानने मिलेगा कि आप कहाँ पे, अगर थ्योरी है तो आप कहाँ पे डायग्राम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि बुक में डायग्राम नहीं दिया तो हम डायग्राम क्यों बनाए नहीं, लेकिन डायग्राम वहाँ पे भी बनाना जरूरी होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में हम चैप्टर 10 के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ में कवर करेंगे। चलिए, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट इज एलाइजा। एलाइजा क्या होता है? ठीक है, चलिए तो देखिए, एलाइजा जो है, ये एलाइजा का पहले तो फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे ये इसका जो है ये फुल फॉर्म है जो कि मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट है ऐसे। चलिए, अच्छा अब इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है, देखिए ये है एंटीजन। ठीक है, एंटीजन मतलब बाहर जो है, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ एंटीजन है, अब मैं इसके ऊपर कुछ ऐसे डाल रही हूँ तो ये हो जाएगी, क्योंकि ये जो लिक्विड है मेरी बॉडी से निकल रहा है इसलिए होगा एंटीबॉडी। तो ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है। दोनों यदि अट्रैक्ट हो गए, मतलब इस एंटीजन ने इस एंटीबॉडी को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा तो कलर पे बेस्ड ये एक मेथड है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट को शो करेगी। ठीक है, तो यही है इसका कि स्पेसिफिक सैंपल है एंटीजन एंटीबॉडी टारगेटेड मॉलिक्यूल है डिटेक्टिंग होंगे जो कि सबस्ट्रेट यानी एंजाइम, मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शन है जो कि रिजल्ट को देती है। और यदि मान लीजिए रिएक्शन नहीं होता है तो वो कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है एलाइजा। आप इसमें चाहें तो इन तीनों में से कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं। ये दो डायग्राम जैसे आपको कठिन लग रहे हैं तो आप केवल ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, एक नंबर का, हो सकता है आधा नंबर मेरे बना दे तो पूरा 1 नंबर मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होती है? देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है और इसमें यहाँ पे एक पर्सन है और बीच में नदी है, मतलब ये दो कंट्रीज हैं, ये एक कंट्री नंबर 1 और ये कंट्री नंबर 2। अब ये क्या हो रहा है कि एक पेड़ है, ये पेड़ कहाँ पे हो रहा है? कंट्री नंबर 1 में हो रहा है। और ये पेड़ और ये जो पर्सन है वो कहाँ है? कंट्री नंबर 2 के। और यहाँ पे कोई पेड़ नहीं हो रहा, तो ये क्या कर रहा है? चुपके से यहाँ से इस पेड़ को ले रहा है और अपनी कंट्री में ले जा रहा है, ले और फिर बता रहा है कि नहीं नहीं ये तो हमारा प्रोडक्ट है और यदि आपको इस पेड़ से जो हमने प्रोडक्ट बनाया है आपको यदि इसको खरीदना है तो आप हमें पैसे दीजिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बायोपरेसी। मतलब कि देखिए इसमें लिखा भी है, कमर्शियली एक्सप्लोरेशन नेचुरली अक्रिंग, मतलब नेचुरली जो प्लांट हैं जो पाए जाएंगे या कुछ भी, ठीक है, उनका जो पेटेंट ले लिया इधर से और उसी कंट्री को फिर क्या करें? पैसों में बेचे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। इसलिए पेटेंट होना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे एग्जांपल के लिए हल्दी, हल्दी हमारे इंडिया का प्रोडक्ट है, नीम हमारे इंडिया का प्रोडक्ट है, जबकि हम जो पेटेंट लिया है वो किसने लिया है? अमेरिका ने लिया है। ठीक है, अब तो खैर हमने वापस ले लिया है, लेकिन फिर भी ये आपकी जानकारी के लिए है कि कोई हमारा इस तरीके से मिसयूज ना कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन सी इंडियन वैरायटी है? अभी बताया बायोपायरेसी, तो इंडियन वैरायटी कौन सी है जिसका जो पेटेंट है वो यूएसए, मतलब अमेरिका की कंपनी के पास है? तो वो है बासमती राइस। जो हम अभी कई बार जैसे टीवी में ऐड आता है बासमती चावल का, तो बासमती चावल का जो पेटेंट है वो किसके पास है? यूएसए गवर्नमेंट के पास है, मतलब यूएसए में कंपनी है उसके पास। इसलिए बासमती राइस नॉर्मल राइस के कंपैरिजन में बहुत महंगा होता है, क्योंकि तो हमारे इधर का नेटिव और ऊपर से किसी और ने पेटेंट ले लिया और वो हमसे ही उल्टा ज्यादा पैसे लेकर के अपना मनी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये किसकी? बासमती राइस। चलिए नेक्स्ट है कि जो इंसुलिन है, ठीक है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस होता है। ये हम पहली क्लास में बता चुके थे आपको। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहले टाइम में क्या होता था कि जैसे पिग हो गए, काऊ हो गई, माइस हो गया, ठीक है, डॉग हो गए, इनसे ये देखिए लिखा भी है, पिग और जो कैटल होते थे, जो कि बंधी कैटल होते थे, मरे हुए जो मर जाते थे, उनकी बॉडी से इंसुलिन को निकाल लिया जाता था। अब इंसुलिन होता क्या है? लगभग कुछ ग्राम, 0.50 ग्राम लगभग इतना हमने निकाल लिया। ठीक है, लेकिन ऐसे केवल, लेकिन मरीज तो बहुत सारे हैं और उन सभी को इंसुलिन की जरूरत है, तो हम मार
मारे ना किसी भी एनिमल को, हमने क्या किया, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके इंसुलिन को प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इसलिए ये, ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल CRY और कैपिटल CRY दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही क्राय है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं डिफरेंस देखो। जो छोटा वाला क्राय है वो क्या है, जीन है। अब ये जीन क्या करता है, ये जीन अमाइनो एसिड को बनाएगा। किसको बनाएगा, अमाइनो एसिड को बनाएगा। ये अमाइनो एसिड बहुत सारे, एक अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड, 3 ऐसे करके ये बहुत लंबी चेन बना देंगे और इस चेन को क्या बोला जाता है, प्रोटीन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, प्रोटीन। तो देखिए जो क्राय है वो जीन है, जबकि जो कैपिटल क्राय है, ठीक है, वो क्या है, प्रोटीन है। समझ में आया? ठीक है, तो स्मॉल क्राई क्या है, एक जीन है जो कि किसके द्वारा कोड होगा, एनकोडेड है बीटी टॉक्सिन से। अगर आप ये ना भी लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, और जो कैपिटल क्राई है वो क्या है, ये इस जीन ने जो अपना बाय प्रोडक्ट दिया है वो है। ठीक है, चलिए अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। अभी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती है, एग्जांपल के थ्रू हमें इसको समझाना है। तो देखिए वैक्सीन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो वो जिसमें कि पूरा का पूरा वायरस उठा लें, उसका जेनेटिक मटेरियल निकाल दें और वायरस जो खाली खोखा बचा तो उसको हम हमारी बॉडी में इंसर्ट करा दें, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेगी। लेकिन रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा, हमने वायरस का जो डीएनए है या आरएनए है उसको पढ़ लिया और एज इट इज हमने उसमें कुछ चेंजेस करके, मतलब थोड़ा सा चेंजेस करके, और कौन से चेंजेस, जिससे वो बीमारी कॉज करता है, उस लक्षण को थोड़ा सा कम करके या उसको हटा करके हमने एज इट इज लैब में बना लिया उसका सीक्वेंस, और फिर उसी सीक्वेंस को हमने हमारी बॉडी में इंसर्ट करा दिया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन या फिर आरएनए वैक्सीन। देखिए ये होगा, ये पैथोजन है, इस पैथोजन को हमने क्या किया, आइसोलेट कर लिया और लैब में इसको बना दिया। ठीक है, और किसी बैक्टीरिया में उसको हमने इंसर्ट करा दिया। बैक्टीरिया मतलब हमारे लिए जो लाभकारी होंगे। ठीक है, और फिर उसको हमारी बॉडी में इंसर्ट करा दिया तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगी। देखिए ये वाला डायग्राम भी आप फ्लो चार्ट में बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन बनी है वो कौन सी बनी है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में प्रोब का क्या इस्तेमाल होता है। प्रोब क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन, फिर यूरासिल, साइटोसिन, ठीक है, थायमीन, ये जो है ना सिंगल सिंगल, इनको बोलते हैं प्रोब। क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं, है ना। और इनको हम क्या करते हैं, क्योंकि इनका हमें नेक्स्ट जनरेशन में असर देखना होता है, तो इनको हम ना रेडियो एक्टिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेडियो एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण हमें इसको अगली नेक्स्ट जनरेशन में भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो लिखा भी है, डीएनए आरएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इनकी कुछ लेंथ होती है ना, सिंगल सिंगल होंगी। ठीक है, इनको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से हाइब्रिडाइज कर दिया जाता है, जैसे ऑटो रेडियोग्राफी, मतलब यदि हमें इसका असर देखना है तो फिर ऑटो रेडियोग्राफी मतलब जैसे एक्सरे वगैरह होता है ना, उसके थ्रू हम इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन एक्सप्रेशन, हाउ कैन जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ आरएनए। आरएनए की हेल्प से जीन एक्सप्रेशन को कैसे रोक सकते हैं, या फिर आरएनए एक्सप्रेशन। ठीक है, जो आरएनए है वो जीन एक्सप्रेशन को कैसे रोकता है। आप लोगों ने लास्ट क्लास यदि अटेंड की हो तो जब हम ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, तो ट्रांसलेशन में जब प्रोटीन बन रहा होता है तो आरएनए का कुछ सीक्वेंस आता है जो कि स्टॉप कोडॉन के नाम से जाना जाता है। जब वो आ जाएगा तो वहां पे जो जीन का एक्सप्रेशन है वो होना स्टॉप हो जाएगा। बस इसमें वही पूछा गया, लेकिन आंसर कुछ दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। जो जीन एक्सप्रेशन है वो कंट्रोल्ड आरएनए इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब आरएनए मतलब ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो जीन है वो खुद ही सेंस करता है, और मतलब जैसे मान लीजिए ये बन रहा है और इसका एंटी सेंस आएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो सेंस कोडॉन और ये हो गया एंटी सेंस कोडॉन। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का प्रोडक्शन किया जाता है, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है जिससे प्रोब बन जाते हैं। ठीक है, अब एक क्या होता है, साइलेंस कॉम्प्लेक्स, मतलब siRNA मतलब एक तरीके से स्टॉप कोडॉन जैसा होता है। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब
जब वो वहां पे आ जाएगा तो ये जो प्रोटीन है वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा। ये वाला डायग्राम है जिसको कि आप बना सकते हैं। देखिए जीन का डीएनए है, ये ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है, अब यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे यदि मान लीजिए, देखिए यदि हम कुछ बैरियर यहाँ पे पिन लगा देते हैं तो क्या होगा, अब ये केवल इतना ही बनेगा, आगे नहीं बनेगा। पिन मतलब साइलेंस आरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन एलाइजा। जो एलाइजा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसमें कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड है? तो प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल सा है। उसमें क्या है कि एंटीजन है, मतलब हमारे पास एक मान लीजिए नॉर्मल किट है, इसमें बहुत सारे एंटीजन है, और मान लीजिए हमारी बॉडी से कोई लिक्विड निकल रहा है तो वो इसके साथ में जाकर के अटैच हो जाएगा तो वो कलर फॉर्म करेगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया है। और यदि कलर नहीं आया इसका मतलब हमारा रिजल्ट नेगेटिव आया है। तो कैंसर में, प्रेगनेंसी में, बहुत सारी जगह पे इस टाइप का टेस्ट किया जाता है, जो कि किट बेस्ड होता है। मार्केट में इसकी किट अवेलेबल होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा भी हुआ, जो एलाइजा है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसमें एंजाइम लेबल एंटीजन होते हैं, ठीक है, और एंटीबॉडी जब डाली जाती है तो कलर फॉर्म होता है। तो देख लीजिए कोलोरीमीटर, जो कोलोरीमीटर है उसका इस्तेमाल किया जाता है कलर के डिटेक्शन के लिए। ठीक है, ये डायग्राम आपको ये बना ही सकते हैं। चलिए, फर्स्ट जीन थेरेपी जो है वो किसको दी गई थी? ठीक है, और इसका क्या ट्रीटमेंट नेचर में अवेलेबल है? तो देखिए जो जीन थेरेपी क्या होती है, पहली बात तो जीन थेरेपी दी ही क्यों जाती है? तो मान लीजिए यदि किसी को बचपन से ही कोई जेनेटिक डिसीज है तो हम क्या करें, उस जीन को वहां से हटा दें तो वो बीमारी थोड़ा जो है सही हो जाएगी, या फिर उसकी जगह हम कोई मतलब वो जो जीन है वो उस प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है, उस अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहा है जिससे कि प्रोटीन फॉर्म हो, तो हम क्या करें, उस जीन को रिप्लेस कर दें जिससे कि वो अमाइनो एसिड कोड करने लगे, और जो प्रोटीन है जिसके कारण बीमारी हो रही है तो वो उसको वहां पे उसको कंटिन्यू आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो इसमें लेकिन ये ज़्यादातर कब सफल होगी, जब जो कोई भी बेबी है जब वो वन सेल मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसके बाद एक सिंगल सेल बच जाए, उस सिंगल सेल में जो जीन है वो उस टाइम पे हम एडिट कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कोई बच्चा है 4 साल का हो गया, जैसे यहाँ पे केस स्टडी भी दी हुई है कि 1990 14 सितंबर 1990 में एक लड़की थी, ठीक है, उसको जो है एडिनोसिन डीएमिनेज नाम की डेफिशिएंसी थी, लेकिन कब पता चली, 4 साल की हो गई तब। तो इस एंजाइम, इस बीमारी में क्या होता है, बच्ची का जो इम्यून सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। इतना वीक होगा कि अगर मान लीजिए उसने इस पेन को भी टच कर दिया ना तो उसमें जो माइक्रोब्स होंगे वो उसके अंदर चले जाएंगे, उसको बीमार कर देंगे। तो उसको एक पूरा कवर, जैसे कोरोना के टाइम पे वो पहनाया जाता था पीपीटी है ना, वो किट पहनाई जाती थी पूरा प्लास्टिक की, उसी तरीके से इसको पहना करके रखा जाता था। ठीक है, देखिए इसका एक ये देखिए डायग्राम भी है, ये बच्ची है, इसको पूरे तरीके से ये इसमें पैक किया गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर है जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से है ये ना। अब इसमें क्या है कि इसमें हम जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस थेरेपी के लिए, बाकी और कोई इलाज नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट मेंटेन बाय होस्ट ट्रांसफर टू सक्सेसिव जनरेशन। मतलब जैसे मान लीजिए कोई वायरस है या मान लीजिए बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में हमने इसके जीन को मतलब किसी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराया, अब ये इसके डीएनए के साथ कैसे अपने आप को ढाल लेगा? तो ढालेगा कैसे, जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेशन करेगा, मतलब अपने आप को डबल करेगा 2 बैक्टीरिया में, तो क्योंकि डीएनए में चेंज हुआ है मतलब जेनेटिक मटेरियल में चेंज हुआ है, तो वो तो नेक्स्ट जनरेशन में जाते ही जाता है। तो हमने जो फॉरेन डीएनए इंसर्ट करवाया है वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। अब जब उन नेक्स्ट जनरेशन की नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तो उनमें भी पास हो जाएगा, क्योंकि चेंज कहाँ किया हमने, डीएनए कहाँ पे ऐड किया है, उसकी जेनेटिक मटेरियल के साथ में। इसलिए देखिए लिखा है, तो फॉरेन जीन जो है उस प्लाज्मिड वेक्टर के साथ में होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कराया जाता है। तो जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, तो जितने बार बैक्टीरिया अपने आप को रेप्लिकेट करेगा उतने ही बार वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा, और इस कारण से जो फॉरेन जीन है वो उसकी प्रोजेनी में ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये है, ये देखिए ये हैक्रोबैक्टीरियम, हमने यहाँ पे 2 जीन जो है इंसर्ट करा दिए,
ठीक है, और फिर इसको उसमें डाल दिया, तो अब जो नया बैक्टीरिया फॉर्म होगा उसमें ये सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो क्या है, ठीक है, और इसको यदि हमें मतलब कोई ऐसे 2 डायग्नोस बताइए जो कि इस मेथड के थ्रू किए जाते हैं। तो इसको हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो एलाइजा टेस्ट पे बेस्ड है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एंटीजन की किट होगी, उसमें जब एंटीबॉडी डाली जाएगी तो रिएक्शन होगा क्योंकि एंजाइमेटिक रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब जब रिएक्शन होगा तो कलर फॉर्म होगा, यदि कलर फॉर्म हो गया तो इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आया, और यदि कलर फॉर्म नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इसमें ये देखिए, ये है कलर एंटीजन और एंटीजन एंटीबॉडी लिंक डिटेक्टर मॉलिक्यूल, तो ये है मतलब तीनों कलर जो आ रहे हैं वो ये है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट है, बाकी सारे देखिए नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें कौन से 2 टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, तो एलाइजा टेस्ट HIV के डिटेक्शन के लिए किया जाता है और प्रेगनेंसी टेस्ट के ज़्यादातर इसी में से की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जेनेटिक डिसीजेज हैं वो इन्फेक्शियस डिसीज से कैसे अलग हैं। इन्फेक्शियस डिसीज जैसे मलेरिया हो गया, कोरोना हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है। तो ये जो बीमारियां हैं वो जेनेटिकली, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया या कोई सा सिंड्रोम हो गया, तो उससे कैसे अलग है। तो जो जेनेटिक डिसीज है उसको क्योर किया जा सकता है, जबकि जो जेनेटिक डिसीज है उसको क्योर नहीं किया जा सकता है, जबकि जो वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको हम क्योर कर सकते हैं क्योंकि उसकी मेडिसिन बनी हुई है, जबकि जेनेटिक डिसीज की कोई मेडिसिन नहीं है। जेनेटिक डिसीज को क्योर करने का केवल एकमात्र तरीका है और वो है जीन थेरेपी, मतलब जीन को एडिट कर लिया जाए, लेकिन वो भी कब, जब वो जो चाइल्ड है जब वो सिंगल सेल के स्टेजेस में हो, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेडिकेशन ये देखिए लिखा हुआ है, क्योर मेडिकेशन है ना, सिम्टम साइन ये सब कुछ है, ठीक है। जेनेटिक डिसीज बचपन से होगी, जबकि जो इन्फेक्शियस डिसीज है वो किसी भी एज में हो सकती है। तो अब अगर आपको ऐसे ना लिखना हो ना तो आप 2 कॉलम बना करके इनके बीच में डिफरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे 4 एरिया बताइए जिनमें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट है उनका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सा है कि एग्रीकल्चर में जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो उसका क्या महत्व है इस तरीके से, ठीक है। तो पहला क्या होता है, टॉलरेट एबायोटिक स्ट्रेसेस, जो एनवायरनमेंट का स्ट्रेस होगा, जैसे बहुत तेज धूप हो गई, बहुत तेज ठंडी हो गई, तो उस स्ट्रेस को झेलने के लिए सक्षम बनाता है। दूसरा, अगर केमिकल जो पेस्टिसाइड हैं वो कम इस्तेमाल होंगे, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में लास्ट उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बताया था कि जो बीटी ब्रिंजल है वो पेस्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस मतलब उनमें कीड़े खाएंगे तो मर जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो आपको अलग से केमिकल को छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब जैसे कीड़े खा गए, कुछ हो गए, तो उससे फसल क्या होगी, बर्बाद हो जाती, तो फसल को बर्बाद होने से रोकने के लिए भी ये है। अगर मान लीजिए किसी खाने में न्यूट्रिशन कम हो रहा है, न्यूट्रिशन बढ़ाने हैं, जैसे है ना, अगर बढ़ाने हैं तो हम इसके द्वारा न्यूट्रिशंस को बढ़ा भी सकते हैं। आप 1-2 पॉइंट और चाहें तो अपने मन से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आजकल आ रही है वेदर रेजिस्टेंस, मान लीजिए कितना भी पानी गिर जाए लेकिन फसल आपकी खराब ही नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जिनका कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बीटी कॉटन जो है क्या सारे जो इंसेक्ट होंगे, मेनली कौन कौन से इंसेक्ट होते हैं, देखिए लेपिडोप्टेरॉन, ठीक है, डायप्टेरन्स और कोलियोप्टेरन्स, ये क्या इनसे हम बीटी कॉटन को बचा सकते हैं, मतलब ये क्या उनको खाएंगे तो क्या मर जाएंगे, तो नहीं। अगर हमने किसी भी क्रॉप में चेंजेस किया है तो वो पर्टिकुलर इंसेक्ट पे बेस्ड किया है। जैसे मान लीजिए यदि जो ब्रिंजल है उसको मान लीजिए लेपिडोप्टेरन खाते हैं और बाकी की जो 2 हैं वो इसको खाते भी नहीं है, तो अगर मान लीजिए कभी गलती से खाने भी आ गए ना तो भी ये मरेंगे नहीं, केवल ये मरेगा, ठीक है। तो हम जो जीन मॉडिफिकेशन करते हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, ना कि सभी के लिए, इसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये थे हमारे कुछ वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। यदि आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आगे की और पीछे और भी अपकमिंग वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।